Hello everyone. Today we are going to discuss paper code BPSC 109 Political Processes and Institutions in Comparative Perspective। तो आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अगर आप लोगों को इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर परचेज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपली गूगल में जाएंगे shop.hindustanknowledge.com। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है, आप इस पर चले जाएंगे। ठीक है, जैसे ही आप इसको सर्च कर लेंगे ये देखिए आपको वेबसाइट दिख जाएगी ऐसे shop.hindustanknowledge.com। ठीक है, आप इस पर सर्च कर लेंगे और आपको क्या है वहाँ पे, ठीक है, कोई भी आपका जो भी पेपर कोड होगा आप वो सर्च कर लेंगे। ठीक है, आपको वहाँ पे क्या है सर्च कोड का ऑप्शन दिख जाएगा, वहाँ पे से आप जो भी आपका पेपर कोड होगा आप वो सर्च कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे ही आपका सर्च कोड का ऑप्शन दिख गया है हमें, तो यहाँ पे आपका जो भी पेपर कोड होगा आप वो सर्च कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ से आप क्या है इसको परचेज कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वेबसाइट से परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9580023321। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर हमें मैसेज करके क्या है गेस्ट पेपर को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप गेस्ट पेपर और वीडियो को अच्छे से कर लेते हैं तो आप क्या है अपने एग्जाम को आसानी से क्लियर कर लेंगे। यहाँ पे देखिए आपको ऐसे गेस्ट पेपर, यहाँ पे सर्च कोड के ऑप्शन में आपको जो भी गेस्ट पेपर आपको चाहिए होगा आप पेपर कोड डाल देंगे और यहाँ से देखिए इसको सर्च करके आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में क्या है गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, अब आपका जो भी मीडियम होगा आप वो सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम आ गए, आपका जो भी मीडियम होगा आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे और उस हिसाब से आप क्या है यहाँ से गेस्ट पेपर को परचेज कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। यानी कि प्रोसेस क्या है डेमोक्रेटाइजेशन के थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में। सो डेमोक्रेटाइजेशन refers to the process through which a country moves from an authoritarian or colonial system to a democratic form of government. डेमोक्रेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस होती है, ठीक है, जहाँ पे एक कंट्री अथॉरिटेरियन या फिर कॉलोनियल सिस्टम से मूव करती है टू अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो मेनी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इन एशिया, Africa and Latin America began this journey after gaining independence from colonial rule in the mid 20th century। यानी कि बहुत सारे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं एशिया की, अफ्रीका की और लैटिन अमेरिका की, उन्होंने इस जर्नी को बिगान किया आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉलोनियल रूल इन द मिड 20th सेंचुरी। सो ये प्रोसेस अब क्या है स्लो हो गई है और अनइवन हो गई है ड्यू टू सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं पहले। सो मोस्ट थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बिकेम इंडिपेंडेंट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यानी कि बहुत सारे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं वो आपके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिपेंडेंट बनी। एट इंडिपेंडेंस दे अडॉप्टेड डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड बाय वेस्टर्न मॉडल्स। यानी कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या हुआ, इन्होंने डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस को अडॉप्ट किया जो कि इंस्पायर थे इनके वेस्टर्न मॉडल से। सो इंटरनेशनल बॉडीज जैसे कि यूनाइटेड नेशंस, इन्होंने एनकरेज किया डेमोक्रेसी को, ह्यूमन राइट्स को और सेल्फ गवर्नमेंट को। हावेवर जो लेगेसी है कॉलोनियलिज्म की, उसने वीक इंस्टीट्यूशंस को लेफ्ट कर दिया था, पुअर इकोनॉमीज को लेफ्ट किया एंड डीप सोशल डिविजन्स को लेफ्ट किया, विच मेड डेमोक्रेटाइजेशन डिफिकल्ट। की स्टेजेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन। सो जो फर्स्ट स्टेज है, इट वाज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस सच एज कॉन्स्टिट्यूशंस, पार्लियामेंट्स एंड इलेक्शंस। यानी कि जो पहला स्टेज है एस्टैब्लिशमेंट का पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का, वो है कॉन्स्टिट्यूशंस, पार्लियामेंट्स एंड इलेक्शंस। जो बहुत सारी कंट्रीज हैं उन्होंने क्या है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को, ठीक है, इंट्रोड्यूस करा दिया था to give voting rights to all citizens. So the second stage involved building political parties and civil society organization. जो दूसरा स्टेज है वो इन्वॉल्व करता है आपका पॉलिटिकल पार्टीज को बिल्ड करना और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करना, जैसे कि ट्रेड यूनियंस हो गया या फिर स्टूडेंट ग्रुप्स हो गए। जो थर्ड स्टेज है वो फोकस करती है कि इंश्योर हो द रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। नाउ वी विल लुक व्हाट इज द रोल ऑफ सोसाइटी एंड लीडरशिप। So political leadership has played a crucial role in democratization. Political leadership ने क्या किया है, एक crucial role को play किया है democratization में। In some countries हमें देखने को मिलता है जो visionary leaders हैं उन्होंने क्या है, they guided the peaceful democratic transition
एट द सेम टाइम जो मास मूवमेंट्स हैं, प्रोटेस्ट हैं या फिर पब्लिक पार्टिसिपेशन है, उन्होंने गवर्नमेंट को पुश किया है टू अडॉप्ट द डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। एजुकेशन, मीडिया और अवेयरनेस अमंग द सिटीजन्स, इन्होंने हेल्प किया है लोगों को अंडरस्टैंड करने में कि उनके राइट्स और ड्यूटीज़ क्या हैं किसी भी डेमोक्रेसी में। Challenges to democratization. So the process of democratization in the third world countries has faced many obstacles. यानी कि बहुत सारे challenges भी face करने पड़े हैं, जैसे कि poverty हो गया, illiteracy हो गए, economic inequality हो गए। इन सब ने क्या किया, democratic participation को weak बनाया। Military coups and authoritarian regimes have interrupted democracy in several countries. ठीक है, military coups और authoritarian regimes ने क्या किया, डेमोक्रेसी को इंटरप्ट किया बहुत सारी कंट्रीज में। एथनिक, रिलीजियस और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट ने भी इंस्टेबिलिटी को क्रिएट किया। कोल्ड वॉर के टाइम पे क्या हुआ, जो राइवलरी थी ग्लोबल पावर्स के बीच में, उन्होंने सपोर्ट किया डिक्टेटर्स को इंस्टेड ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, जिसकी वजह से पॉलिटिकल डेवलपमेंट इफेक्ट हुआ। रीसेंट डेवलपमेंट, इन recent decades many third world countries have made renewed efforts to strengthen democracy। ठीक है, यानी कि आज रिसेंट डेकेड्स में हमें देखने को मिलता है जो बहुत सारी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने रीन्यूड एफर्ट्स किए हैं टू स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी। रेगुलर इलेक्शंस जैसे कि इंडिपेंडेंट मीडिया एंड एक्टिव सिविल सोसाइटी, ये सारे इंक्रीज हो गए हैं। ग्लोबल प्रेशर, इंटरनेशनल एड एंड डेमोक्रेटिक नॉर्म्स इन्होंने प्रमोट किया है बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैव सपोर्टेड दिस प्रोसेस। सो हाउएवर प्रॉब्लम्स जैसे कि करप्शन हो गया, वीक गवर्नेंस हो गया या फिर मिसयूज ऑफ पावर है, ये अभी भी रिमेन रहते हैं। ठीक है, so problems जैसे कि corruption, weak governance and misuse of power still remain. In conclusion, we can see that democratization in the third world countries is a long and complex process rather than a single event. Democratization क्या है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में एक लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है rather than a single event. बहुत सारे नेशंस ने अडॉप्ट किया डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को, बट जो क्वालिटी है डेमोक्रेसी की वो वैरी करती है वाइडली। सो ट्रू डेमोक्राटाइजेशन रिक्वायर्स नॉट ओनली इलेक्शन बट ऑल्सो सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल अवेयरनेस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। यानी कि जो ट्रू डेमोक्रेटाइजेशन है उसमें सिर्फ इलेक्शंस के नहीं चाहिए होते हैं, बल्कि सोशल इक्वालिटी भी आनी ज़रूरी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल अवेयरनेस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस होने का भी बहुत ही ज़रूरी है। सो इतने सारे चैलेंजेस होने के बाद भी जो कंटिन्यूड स्ट्रगल रहा डेमोक्रेसी के लिए, इट रिफ्लेक्ट द पीपल्स डिज़ायर फॉर फ्रीडम, पार्टिसिपेशन एंड अकाउंटेबल गवर्नेंस। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे क्या आपको सारी क्लासेस की अपडेट मिलती रहेगी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप्स इन मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम। यानी कि प्रेशर ग्रुप का क्या रोल है आपके मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम में, आपको वो बताना है। सो इन अ मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम डेमोक्रेसी डज नॉट वर्क ओनली थ्रू इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल पार्टीज। यानी कि मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम में क्या है, जो डेमोक्रेसी है वो सिर्फ इलेक्शंस या फिर पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू ही वर्क नहीं करती है, बट बहुत सारे और ग्रुप्स होते हैं जो कि इनकी डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। वन सच इंपॉर्टेंट ग्रुप इज द प्रेशर ग्रुप। ऐसा एक इंपॉर्टेंट ग्रुप क्या है आपका, प्रेशर ग्रुप। सो प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं, ये ऑर्गेनाइज ग्रुप होते हैं उन लोगों का जो ट्राई करते हैं कि वो इन्फ्लुएंस करें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को और डिसीजंस को विदाउट डायरेक्टली सीकिंग पॉलिटिकल पावर। ये रिप्रेजेंट करते हैं द इंटरेस्ट ऑफ स्पेसिफिक सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी और ये एक इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करते हैं डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने में। नाउ वी विल लुक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेशर ग्रुप। सो प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं आपके, ये एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनको कि फॉर्म किया जाता है टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ देयर मेंबर्स। अनलाइक पॉलिटिकल पार्टीज दे डू नॉट कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, यानी कि जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो इलेक्शंस को कंटेस्ट नहीं करते हैं। इंस्टेड वो क्या करते हैं, वो ट्राई करते हैं कि वो लॉज को इन्फ्लुएंस करें, पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करें और गवर्नमेंट एक्शंस को इन्फ्लुएंस करें थ्रू पीसफुल मीन्स, जैसे कि डिस्कशंस हो गए, कैंपेन्स हो गए, प्रोटेस्ट हो गए और पब्लिक ओपिनियन हो गए। नाउ वी विल लुक व्हाट इज द रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप्स इन अ मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम। सो पहला है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो वॉइस देते हैं टू डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज़, जैसे कि वर्कर्स, फार्मर्स, विमेन, स्टूडेंट्स, माइनॉरिटीज़ और प्रोफेशनल्स। फॉर एग्जाम्पल्स के मान लीजिए जो ट्रेड यूनियंस हैं वो रेज करते हैं इश्यूज रिलेटेड टू वेजेस एंड वर्किंग कंडीशंस, वाइल जो इन्वायरमेंटल ग्रुप्स होते हैं वो इकोलॉजिकल कंसर्न्स को हाईलाइट करते हैं। सो इस वे में क्या है, प्रेशर ग्रुप्स इंश्योर करते हैं जो गवर्नमेंट है वो लिसन करे टू द डाइवर्स इंटरेस्ट। इन्फ्लुएंसिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज, प्रेशर ग्रुप क्या करते हैं, वो ट्राई करते हैं कि वो इन्फ्लुएंस करें लॉ मेकर्स को और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को जब पॉलिसीज फ्रेम्ड हो रही हो। सो ये मेमोरेंडम्स को सबमिट करते हैं
मीटिंग्स को होल्ड करते हैं विद द मिनिस्टर्स और प्रोवाइड करते हैं एक्सपर्ट एडवाइस। सो फॉर इंस्टेंस मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि ग्रीन पीस, ये इन्फ्लुएंस करती है आपकी इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ को, और जो आपका एमनेस्टी इंटरनेशनल है ये हाईलाइट करता है ह्यूमन राइट इश्यूज़ को। एजुकेटिंग एंड मोबिलाइजिंग पब्लिक ओपिनियन, प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं आपके, ये अवेयरनेस को क्रिएट करते हैं अमंग द सिटीजन्स अबाउट सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इश्यूज। ये मीडिया को यूज़ करते हैं, सेमिनार्स हो गए, कैंपेन्स हो गए, सोशल नेटवर्क्स हो गए, ये इन सबको यूज़ करते हैं ताकि पीपल को एजुकेट कर सके। सो बाय शेपिंग पब्लिक ओपिनियन, यानी कि पब्लिक ओपिनियन को शेप करके ये इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं गवर्नमेंट के डिसीजंस को, एज गवर्नमेंट्स फेयर लूजिंग पब्लिक सपोर्ट। सो एक्टिंग एज अ लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल, सो जो आपके प्रेशर ग्रुप होते हैं ये एक ब्रिज को तरह एक्ट करते हैं बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट। ये कम्युनिकेट करते हैं पब्लिक डिमांड्स को टू द अथॉरिटीज़ और गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, और एक्सप्लेन करते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को टू द पीपल। सो ये हेल्प करता है टू रिड्यूस द गैप बिटवीन द रूलर्स एंड द रूल्ड। सो प्रमोटिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, सो ये क्या करते हैं, एनकरेज करते हैं पार्टिसिपेशन को, डिबेट को, डिस्कशन को। प्रेशर ग्रुप स्ट्रेंथन करते हैं डेमोक्रेटिक कल्चर को। ये प्रमोट करते हैं आपकी ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस इन द गवर्नेंस। पीसफुल प्रोटेस्ट और मूवमेंट क्या करते हैं, ये रिमाइंड करते हैं गवर्नमेंट्स को ऑफ द सिटीजन्स राइट्स एंड ड्यूटीज। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट जो प्रेशर ग्रुप होते हैं वे एक वाइटल रोल को प्ले करते हैं मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम में। ये रिप्रेजेंट करते हैं पब्लिक इंटरेस्ट को, इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिसीज़ को और सिटीजन्स को एजुकेट करते हैं और डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करते हैं। समटाइम्स दे में बिकम टू पावरफुल और बायस्ड, कभी कभी ये क्या है बहुत ज़्यादा पावरफुल या बायस्ड बन सकते हैं, पर जो उनका ओवरऑल कंट्रीब्यूशन होता है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का वो बहुत ही सिग्निफिकेंट होता है। सो अ हेल्दी डेमोक्रेसी नीड्स एक्टिव एंड रिस्पॉन्सिबल प्रेशर ग्रुप्स टू इंश्योर बैलेंस्ड एंड इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डू यू बिलीव डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? एक्सप्लेन। यानी कि इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि क्या आप सोचते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो एक बेस्ट फॉर्म है गवर्नमेंट का? ठीक है, एक्सप्लेन। सो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ पीपल। डेमोक्रेसी क्या है, एक ऐसी फॉर्म है गवर्नमेंट की जिसमें कि जो पावर होती है वो लोगों के हाथ में होती है। सिटीजन्स अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। बहुत सारे जो थिंकर्स हैं वो बिलीव करते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है, बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एंड आई ऑल्सो एग्री विद दिस। ठीक है, और हम भी इसके साथ एग्री करते हैं। दो इट हैज़ सम वीकनेसेस, यानी कि इसके कुछ वीकनेसेस तो हैं, बट जो डेमोक्रेसी होता है ये ऑफर करता है बेनिफिट्स को देन एनी अदर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि ये ज़्यादा बेनिफिट्स को, ठीक है, यानी कि ये ज़्यादा बेनिफिट्स ऑफर करता है मुकाबले किसी और गवर्नमेंट से। सो द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेसी इज पीपल पार्टिसिपेशन। जो हमें सबसे बड़ी स्ट्रेंथ देखने को मिलती है डेमोक्रेसी की वो है पीपल्स का पार्टिसिपेशन, यानी कि लोगों का पार्टिसिपेशन। एक डेमोक्रेसी में क्या क्या होता है, आपका जो सिटीजन्स हैं वो सिर्फ रूल्ड नहीं हो रहे हैं बल्कि वो डिसीजन मेकर्स भी होते हैं। वो वोट कर सकते हैं, अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ग्रुप्स को फॉर्म कर सकते हैं और पब्लिक डिबेट्स में पार्ट ले सकते हैं। सो इससे क्या होता है, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होती है और अवेयरनेस क्रिएट होती है अमंग द पीपल। जो फेमस डेफिनेशन है अब्राहम लिंकन की, जो कि डेमोक्रेसी को डिस्क्राइब करती है एज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, यानी कि लोगों की गवर्नमेंट, लोगों के द्वारा चुनी गई गवर्नमेंट और लोगों के लिए चुनी गई गवर्नमेंट। सो विच क्लियरली शोज इट्स इंक्लूसिव नेचर। सो अनदर इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी इज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम। जो और दूसरा इंपॉर्टेंट एडवांटेज है डेमोक्रेसी का वो है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स क्या होती हैं, ये यूजुअली गारंटी करती हैं बेसिक राइट्स, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड पर्सनल लिबर्टी। सो ये राइट्स क्या करते हैं, इंडिविजुअल्स को हेल्प करते हैं टू लिव विद डिग्निटी एंड सिक्योरिटी। और नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम्स में क्या होते हैं, ऐसे फ्रीडम्स को लिमिटेड होते हैं या फिर डिनाइड होते हैं। सो डेमोक्रेसी ऑल्सो अलाउज फॉर पीसफुल चेंज ऑफ द गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी में क्या होता है, पीसफुल चेंज भी हो सकता है गवर्नमेंट का, ठीक है, डेमोक्रेसी अलाउ करती है। सो अगर लोग अनहैप्पी होते हैं अपने लीडर्स के द्वारा, यानी कि लीडर्स से, तो वो क्या कर सकते हैं, वो उनको रिप्लेस कर सकते हैं इलेक्शंस के थ्रू इंस्टेड ऑफ वायलेंस और रेवोल्यूशंस। सो ये इंश्योर करता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को और कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करता है। लीडर्स अकाउंटेबल रहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें वोट किया गया है, ठीक है, और उनको बाहर निकाला जा सकता है अगर वो परफॉर्म नहीं करेंगे अच्छे से, ठीक है। मोर ओवर जो डेमोक्रेसी होती है आपकी वो एनकरेज करती है ट्रांसपेरेंसी को और अकाउंटेबिलिटी का। गवर्नमेंट के जो एक्शंस होते हैं वो आपके डिस्कस होते हैं लेजिस्लेचर में,
कोर्ट्स में और मीडिया में। सो सिटीजन्स क्या है वो क्वेश्चन कर सकते हैं डिसीजंस को और डिमांड कर सकते हैं एक्सप्लेनेशन को। तो इस वजह से क्या है, रिड्यूस होता है मिसयूज ऑफ पावर और करप्शन, इवन दो दीज प्रॉब्लम्स में स्टिल एग्जिस्ट। सो हाउएवर हमें देखने को मिलता है कि डेमोक्रेसी परफेक्ट नहीं है, बट जो डिसीजन मेकिंग है वो स्लो हो सकता है क्योंकि बहुत सारे ओपिनियंस को कंसिडर करना पड़ सकता है। सो समटाइम्स अनएजुकेटेड वोटर्स मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाय फॉल्स प्रॉमिसेस और मनी पावर। कभी कभी क्या होता है, जो अनएजुकेटेड वोटर्स होते हैं वो इन्फ्लुएंस हो सकते हैं फॉल्स प्रोमिसेस से या फिर मनी पावर से। सो बट ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इनको रिड्यूस किया जाता है थ्रू एजुकेशन, अवेयरनेस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। सो इम्पॉर्टेंटली जो वीकनेसेस है डेमोक्रेसी की वो कम हार्मफुल है एज कम्पेयर टू डिक्टेटरशिप और अथॉरिटेरियन रूल, जहाँ पे कि पावर कंसंट्रेटेड होती है कुछ लोगों के हाथ में। सो इन कंक्लूजन में हम देखेंगे जो डेमोक्रेसी है इट मे बी स्लो एंड समटाइम्स मेसी, बट ये रिस्पेक्ट करती है ह्यूमन के डिग्निटी को, इक्वालिटी को प्रमोट करती है और लोगों को वॉइस देती है इन गवर्नेंस। बिकॉज ये क्या करती है, फ्रीडम को वैल्यू करती है, पार्टिसिपेशन और अकाउंटेबिलिटी को वैल्यू करती है। सो डेमोक्रेसी रिमेन्स द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अमंग ऑल अवेलेबल सिस्टम्स। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरलिज्म, यानी कि फेडरलिज्म के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट in which power is divided between a central government and regional governments such as states और provinces। फेडरलिज्म क्या होता है आपका, एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे कि पावर सेंट्रल और रीजनल गवर्नमेंट्स में, ठीक है, डिवाइडेड होती है। ये सिस्टम आपको फॉलो होता है बहुत सारी कंट्रीज में जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इंडिया। फेडरलिज्म हेल्प करता है लार्ज और डाइवर्स कंट्री को मैनेज करने में बाय शेयरिंग द पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फेडरलिज्म के वो हम देखने वाले। पहला है डिवीजन ऑफ पावर। तो जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है फेडरलिज्म का वो है उसका डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। सो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वो नेशनल मैटर्स को देखता है जैसे कि डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गए, करेंसी हो गया। और जो स्टेट गवर्नमेंट्स होते हैं वो लोकल इश्यूज को मैनेज करते हैं जैसे कि पुलिस, एजुकेशन और हेल्थ। इंडिया में हमें क्या है, जो ये डिवीजन है इसको क्लियरली मेंशन किया गया है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक जो फेडरल सिस्टम होता है वहाँ पे यूजुअली हमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, क्लियरली एक्सप्लेन करता है पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। ये प्रिवेंट करता है कन्फ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट्स को बिटवीन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखा गया है तो एवरीवन कैन अंडरस्टैंड हाउ पावर इज शेयर्ड। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल सिस्टम में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन आपका हाईएस्ट अथॉरिटी होती है। सो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ता है। नो लॉ मेड बाय एनी गवर्नमेंट कैन गो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कोई भी लॉ जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं जा सकता है। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है तो कॉन्स्टिट्यूशन को ही फाइनल कंसिडर किया जाता है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वो जनरली आपके रिजिड होते हैं, मीनिंग दे कैन नॉट बी चेंज इजिली। सो अमेंडमेंट में क्या है, बहुत ही एक स्पेशल प्रोसीजर रिक्वायर होता है और ऑफन नीड्स अप्रूवल फ्रॉम बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट। सो इससे क्या है, जो राइट्स होते हैं वो प्रोटेक्ट रहते हैं एंड द पावर ऑफ स्टेट्स आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड, और ये मेंटेन करता है बैलेंस ऑफ पावर को। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सो इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या है, ये एक अनदर की फीचर है फेडरलिज्म का। कोर्ट्स के पास क्या होती है, पावर होती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकते हैं और डिस्प्यूट्स को सेटल कर सकते हैं बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। इससे क्या होता है, इंश्योर होता है कि कोई भी जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है वो मिसयूज ना करे उसके पावर्स को, और इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के रोल को प्ले करता है। डुअल गवर्नमेंट सिस्टम, फेडरलिज्म में क्या है आपका, एक डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करता है। यहाँ पे हमें दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट एक साथ काम करते हुए दिखते हैं, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सो बोथ आर इम्पॉर्टेंट, यानी कि दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं और इंडिपेंडेंटली फंक्शन करते हैं विद इन देयर ओन एरियाज ऑफ अथॉरिटी। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, सो फेडरलिज्म के लिए वर्क करने के लिए, फॉर फेडरलिज्म टू वर्क प्रॉपरली, स्टेट्स के पास क्या होने चाहिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। दे शुड हैव द पावर टू कलेक्ट टैक्सेस, उनके पास पावर होनी चाहिए कि वो टैक्सेस को कलेक्ट करें और अपने बजट्स को मैनेज करें। सो दिस हेल्प स्टेट्स टू कैरी आउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज इफेक्टिवली। इस वजह से क्या होते हैं, जो स्टेट्स होते हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इफेक्टिवली कैरी आउट कर सकते हैं। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट फेडरलिज्म इज एन इम्पॉर्टेंट सिस्टम ऑफ गवर्नेंस फॉर लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री। फेडरलिज्म क्या है, एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम है गवर्नेंस का लार्ज और डाइवर्स कंट्रीज के लिए। Its main characteristics: division of power, written in Supreme Constitution, independent judiciary, dual government, help maintain unity while respecting diversity.
यानी कि जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हेल्प करते हैं यूनिटी को मेंटेन करने में और रिस्पेक्टिंग द डाइवर्सिटी। सो बाय शेयरिंग पावर, फेडरलिज्म प्रमोट्स डेमोक्रेसी, एफिशिएंसी एंड बैलेंस डेवलपमेंट। तो यहाँ पे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।